नमस्ते। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं होती, बल्कि ये इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम उसे पेश कैसे करते हैं। आज हम इसी कला में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि एक इतिहास के चैप्टर को जिंदा कैसे किया जाता है। हम एक एजुकेशनल पोस्टर के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेंगे, जो प्राचीन भारत के महाजनपदों के बारे में है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आइडिया को एक पावरफुल टीचिंग टूल में कैसे बदला जाता है। तो चलिए इस क्रिएटिव प्रोसेस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। किसी भी अच्छे डिजाइन के पीछे एक सॉलिड रोड मैप होता है। हम भी इसी रोड मैप को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले क्यों, यानी इसका एजुकेशनल मिशन क्या है। फिर देखेंगे क्या, मतलब कौन सा ऐतिहासिक कंटेंट इसमें डालना है। इसके बाद बात होगी कैसे की, यानी कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज होंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एक फाइनल ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की नींव होती है उसका क्यों। मतलब कोई भी रंग या नक्शा चुनने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस विजुअल का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है। और देखिए, इंस्ट्रक्शंस की पहली लाइन ही सब कुछ साफ कर देती है। यहां मकसद कोई आर्ट का मास्टरपीस बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। गोल है एक ऐसा टूल बनाना जो सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो और जिसे समझना एकदम आसान हो। मतलब क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी, यही इसकी जड़ है। तो ये 3 शब्द हैं, सिंपल, अट्रैक्टिव और समझने में आसान। यही हैं इस मिशन के 3 पिलर्स। देखिए, इंफॉर्मेशन सिंपल होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स पर बोझ ना पड़े, अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि उनका ध्यान खींचे, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो अपने आप समझने में आसान बन जाती है। अच्छा, तो ये सब किसके लिए है? ये है बाल भारती पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डिज़ाइन डिसीजन इसी पर टिका है। सीधी सी बात है, जो डिज़ाइन एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए काम करेगा वो शायद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए नहीं करेगा। तो यहाँ हर रंग, हर आइकन, हर फॉन्ट, सब कुछ इन यंग माइंड्स को सोचकर ही चुनना होगा। ओके, तो हमारा क्यों तो एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या पर। अगर हम डिज़ाइन को एक फ्रेम की तरह सोचें तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन उसकी ईंटें हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फ्रेम को भरने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में है एक नंबर 16। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है प्राचीन भारत के उन 16 महाशक्तिशाली राज्यों को, यानी महाजनपदों को। यही हैं इस पोस्टर के हीरो। तो ये हैं उन 16 में से कुछ नाम। अंग, ताकतवर मगध, पवित्र काशी। हर नाम के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छुपी है ना। आप यहीं से इस टॉपिक की हिस्टोरिकल डेप्थ को फील कर सकते हैं। और ये रही बाकी की लिस्ट, जिसमें गांधार और कंबोज जैसे दूर दराज के राज्य भी हैं। ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि प्राचीन भारत का लैंडस्केप कितना बड़ा और कितना डाइवर्स था। सोचिए, इन सबको एक सिंगल विजुअल में फिट करना, यह अपने आप में एक बड़ा डिजाइन चैलेंज है। लेकिन बात सिर्फ नाम गिनाने की नहीं है, नहीं, इंस्ट्रक्शंस इससे कहीं ज्यादा डिटेल हैं। हर एक राज्य के लिए हमें चाहिए उसका नाम, मैप पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और यही चीज है जो एक सिंपल सी लिस्ट को एक रिच, मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस में बदल देती है। चलिए, तो हमारे पास क्यों यानी मिशन भी है और क्या यानी कंटेंट भी है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, कैसे। इसको एक विजुअल रेसिपी की तरह समझिए। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हमें चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस जो इसे एक टेस्टी और अट्रैक्टिव डिश में बदल दें। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी हिदायत है लेआउट को लेके। एक क्लीन मैप स्टाइल लेआउट। और ये एक ब्रिलियंट चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये फौरन एक जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देता है और सारे 16 राज्यों को एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज कर देता है। और सिर्फ एक प्लेन मैप नहीं बनाना है। इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि छोटे छोटे आइकन्स या सिंबल्स यूज करने हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सोचिए, एक छोटा सा आइकन, मान लीजिए एक ट्रेडिंग शिप का, वो लंबे चौड़े वाक्यों से कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा यादगार तरीके से एक आइडिया को कन्वे कर सकता है। और हां, ये आइकन सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इनका एक मकसद है। ये हमें बताते हैं कि कौन से शहर जरूरी थे, ट्रेड रूट्स कहां थे या कल्चरल खासियतें क्या थीं। हर एक आइकन मैप पर कहानी की एक और लेयर जोड़ता है और उसे सिर्फ ज्योग्राफी से कहीं ज्यादा बना देता है। और आखिर में बात आती है डिजाइन की फील की। इसे कलरफुल और स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। यह सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है,
इसका असली मकसद है एक इमोशनल कनेक्शन बनाना, ताकि स्टूडेंट्स सीखने को एक काम ना समझें बल्कि एक मज़ेदार खोज की तरह देखें। तो हमने मिशन, कंटेंट और डिज़ाइन रूल्स सबको अलग-अलग समझ लिया। अब टाइम है इन सबको एक साथ लाने का और एक फाइनल एक्शन रेडी ब्लूप्रिंट तैयार करने का। यही पर असली मैजिक होता है। हम इन सारे बिखरे हुए आइडियाज़ और इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं और उन्हें एक फोकस्ड, पावरफुल प्रॉम्प्ट में बदल देते हैं, और यही क्लैरिटी किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी होती है। ज़रा फाइनल प्रॉम्प्ट का पहला हिस्सा देखिए, कितना कंसाइज और पावरफुल है। एक ही सेंटेंस में इसने मेन कंटेंट यानी 16 महाजनपद, उनके नाम और लोकेशंस, और बेसिक लेआउट, सिंपल और क्लियर, सब कुछ डिफाइन कर दिया। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। और ये रहा फाइनल टच। ये विजुअल स्टाइल यानी ब्राइट कलर्स आइकन्स को जोड़ता है और हमें हमारे आखिरी गोल की याद दिलाता है। एक अट्रैक्टिव, स्टूडेंट फ्रेंडली पोस्टर। ओरिजिनल ब्रीफ से कुछ भी मिस नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम परफेक्टली एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में ढल गया है। तो आखिर में हमने क्या सीखा? यही कि एक बढ़िया एजुकेशनल टूल सिर्फ सुंदर तस्वीरों का कलेक्शन नहीं होता। ये असल में मकसद, कंटेंट और डिज़ाइन की एक सोची समझी जुगलबंदी है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ तालमेल में काम करती हैं, तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते बल्कि एक गहरी समझ पैदा करते हैं। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम क्लासरूम के लिए इतिहास को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? और चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 2500 साल पीछे, उस जमाने में जब भारत की जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्यों का खेल बस शुरू ही हो रहा था। ये कहानी है उन 16 शक्तिशाली राज्यों की जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, और ये समझना है कि कैसे उन्होंने भारत के आने वाले कल की नींव रखी। कभी सोचा है कि कोई साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या ये अचानक किसी एक बड़ी लड़ाई के बाद खड़ा हो जाता है, या फिर इसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है, एक विचार से, एक पहले कदम से? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, जनपद। जन का मतलब है लोग या एक कबीला, और पद का मतलब है पैर। तो बस कल्पना कीजिए, एक कबीला है जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, और फिर उन्हें एक ऐसी जमीन मिलती है जहां वो फैसला करते हैं कि बस अब यहीं बसना है। वही जगह उनका जनपद बन गई। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। अब सोचिए, गंगा के मैदानों में लोगों के पास लोहे के मजबूत हल आ गए, जिससे खेती बढ़ गई, और आ गए लोहे के हथियार, जिससे वो अपनी बस्तियों को और बड़ा और ताकतवर बना सकते थे। तो फिर ये जनपद से महाजनपद कैसे बने? देखिए, जब कुछ ताकतवर जनपदों ने अपनी सैन्य शक्ति और अपनी स्मार्ट पॉलिटिक्स से छोटे छोटे जनपदों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया, तो वो सिर्फ एक कबीले की जमीन नहीं रहे, वो बन गए महाजनपद, मतलब एक ग्रेट किंगडम या महान राज्य। इस एक बदलाव ने ना प्राचीन भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल दिया। अब मैदान खाली नहीं था। अब मैदान में कई बड़े बड़े खिलाड़ी थे, और सब में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। और ये खिलाड़ी कितने थे? एक दो नहीं, पूरे 16। कल्पना कीजिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 16 बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। हर कोई सबसे बड़ा बनने की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब ये बहुत ही दिलचस्प और उथल-पुथल वाला दौर रहा होगा। अब इन 16 में से भी ये 5 सबसे बड़े और अहम खिलाड़ी थे। और मजे की बात यह है कि ये सब एक जैसे नहीं थे। एक तरफ मगध जैसा ताकतवर राजतंत्र था, जहां राजा का हुक्म चलता था, तो दूसरे तरफ वज्जी जैसा गणतंत्र था, जहां लोग मिलकर फैसले लेते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही अनोखी बात थी। तो ये सिर्फ राज्यों की नहीं, बल्कि अलग-अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स की भी टक्कर थी। लेकिन कहानी सिर्फ इन 5 बड़े नामों तक ही सीमित नहीं थी। हर महाजनपद की अपनी एक खासियत थी, अपनी एक सुपर पावर। जैसे गांधार, जहां दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी, दूर दूर से लोग वहां पढ़ने आते थे। या फिर कंबोज, जिसके शानदार लड़ाकू घोड़े हर राजा अपनी सेना में चाहता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 16 ताकतवर दावेदारों में से वो कौन था जो आखिर में विजेता बना?
चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं कि कैसे मगध का उदय हुआ। आखिर मगध के पास ऐसा क्या खास था जो बाकियों के पास नहीं था? उसकी सफलता का वो सीक्रेट क्या था जिसने उसे इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया? देखिए, इसका जवाब ना 3 बातों में छिपा है। पहली चीज, मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे लीडर सिर्फ बड़े सपने ही नहीं देखते थे, बल्कि बहुत चालाक रणनीतिकार भी थे। दूसरी वजह, मगध की लोकेशन। वो गंगा के बेहद उपजाऊ मैदानों में था, जिसका मतलब था ढेर सारा अनाज और पैसा। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, उनके पास लोहे के बहुत बड़े भंडार थे, जिससे वो उस जमाने के सबसे बेस्ट हथियार बनाते थे। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल गईं, तो नतीजा क्या निकला? सीधे शब्दों में कहें तो मगध उन सब का बॉस बन गया। अपनी स्मार्ट लीडरशिप, बेहतरीन लोकेशन और ताकतवर हथियारों के दम पर उसने एक-एक करके अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। मगध की ये जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। ये वो लम्हा था जब कई बिखरी हुई ताकतों को एक साथ लाकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। तो एक बार फिर से सोचिए, एक ऐसा वक्त जब भारत का नक्शा 16 अलग-अलग रंगों से भरा हुआ था, हर रंग एक अलग राज्य, एक अलग पहचान। और फिर मगध के उदय के बाद वो पूरा का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। उन 16 रंगों की जगह अब सिर्फ एक ही रंग था, जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की शुरुआत की। तो सवाल ये है कि आज ये कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि इसी दौर ने मौर्य साम्राज्य जैसे महान एम्पायर की नींव रखी। यहीं से भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर का वो ढांचा बनना शुरू हुआ जिसकी झलक हमें आज भी दिखती है। और हाँ, ये भारत का सेकेंड अर्बनाइजेशन था, मतलब व्यापार और ज्ञान के नए नए शहर और केंद्र बनने लगे थे। तो आखिर में महाजनपदों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि किसी भी देश का भूगोल, उसके पास मौजूद रिसोर्सेज और उसके नेताओं के सपने, ये सब मिलकर कैसे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अतीत के लिए नहीं, बल्कि आज और आने वाले कल के लिए भी उतना ही मायने रखता है।